हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक। इस वीडियो हम डिजिटल लॉजिक के बारे में देखेंगे कि डिजिटल लॉजिक है क्या, इसमें हमें क्या करना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं डिजिटल लॉजिक क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल लॉजिक इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी स्टडी हाउ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सर्किट आर डिजाइन। तो डिजिटल लॉजिक क्या है कि डिजिटल लॉजिक एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं और सर्किट हैं उनकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम डिजिटल लॉजिक के अंदर पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दोज सिस्टम विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑन कमांड। तो क्या हुआ कि ऐसे सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हों और जो किसी कमांड पर काम करें, ऐसे सिस्टम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जैसे कि आपका टीवी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये इलेक्ट्रिसिटी पर तो चलते ही हैं, साथ में ये आपकी कमांड पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन हो गया, क्या आपने कभी देखा है कि आप उसको बिना कमांड दिए वो अपने आप ही चल जाए? ऐसा नहीं होता ना। मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर डायल करना हो, तो क्या मोबाइल अपने आप मोबाइल नंबर डायल कर देगा? नहीं करेगा। जब तक आप उसमें कोई कमांड नहीं दोगे, आप मैन्युअली उसमें मोबाइल नंबर टाइप नहीं करोगे, वो मोबाइल नंबर टाइप नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना हो, तो जब तक आप पावर बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो आपने क्या किया, उसको कोई ना कोई कमांड दी, आपने जैसे ही बटन प्रेस किया उसको कमांड मिल गई, या मुझे स्टार्ट होना है, तो वो चालू हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसी तरीके से जैसे टीवी हो गया, टीवी भी अपने आप नहीं चलता, आपको उसको चलाना पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई चैनल बदलना हो, तो क्या करोगे, रिमोट से कुछ ना कुछ बटन तो दबाओगे तभी तो चैनल चेंज होगा। तो वहाँ भी आपने क्या किया, उसको कमांड दी कि भाई चेंज हो जा। तो ये सब क्या है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले लें, या बेशक आप टीवी ले लो, आप कंप्यूटर ले लो, आप मोबाइल ले लो, या कुछ भी ले लेना, आपने उसको कभी ओपन करके देखा हो तो उसके अंदर एक प्लेट होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर का एग्जांपल लिया है, आपने कभी भी उसको ओपन करके देखा हो तो उसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है, जिसको हम जनरली मदरबोर्ड कहते हैं। आपने शायद देखा होगा। आई होप अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो देख लेना एक बार, क्योंकि ये आपकी नॉलेज के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम छोटी से छोटी चीज़ को डिटेल में देखेंगे, और मैं जितना हो सकेगा आपको बिल्कुल इन डेप्थ में सिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। तो आपने मदरबोर्ड देखा होगा, तो उस मदरबोर्ड पे बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए। अब उस पर बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिनमें से मैंने कुछ मेन कंपोनेंट लिखे हुए हैं। जैसे कि आपका कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उस पर। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, एक सर्किट फॉर्म करते हैं। उस सर्किट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और जिस सिस्टम के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मिलाकर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है, उस सर्किट को जिस सिस्टम के अंदर फिट किया जाता है, लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि हमें डिजिटल लॉजिक के अंदर क्या पढ़नी होती है, डिज़ाइनिंग। तो क्या हम इनकी डिज़ाइन पढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम इनकी डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये मदरबोर्ड पर ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। अब इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग करना हमारे लिए बहुत ही टफ हो जाता है। इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट है। वैसे तो इनकी डिज़ाइनिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। वहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, डिजिटल लॉजिक के अंदर पढ़ना है कि कैसे काम करते हैं, ये लॉजिकली कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। और देखते हैं इसके बारे में क्या होता है कि हमें क्या, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आपके बोर्ड पर, इनको ग्रुप करके
एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लिए जाते हैं। उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम? लॉजिक कंपोनेंट। लॉजिक कंपोनेंट्स आपने सुना भी होगा। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मिलाकर एक सिंगल मॉड्यूल बना लिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे सिंगल मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लॉजिक कंपोनेंट्स। जैसे कि आपका और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब लॉजिक कंपोनेंट्स ही तो हैं। और ये लॉजिक कंपोनेंट्स किससे मिलकर बने हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मिलकर। तो इस वीडियो में इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम क्या सीखते हैं? जो ये लॉजिक कंपोनेंट्स हैं ये कैसे मिलकर एक सर्किट फॉर्म करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर सीखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लॉजिक कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मिलाकर। मैं आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर इसको प्रैक्टिकली हम बनाकर भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मिलाकर ये और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट कैसे बनते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे आपने इस जो लॉजिक गेट में जिन्होंने आपको पढ़ रखा होगा, आपने पढ़े होंगे, और एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये क्या है? फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करते। ये सिर्फ क्या है? एक लॉजिक है जो किन को मिलाकर तैयार किए गए हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मिलाकर आपके बनाए गए हैं। तो ये लॉजिक कंपोनेंट्स, और ये लॉजिक कंपोनेंट्स मिलकर एक बड़े बड़े कंपोनेंट जैसे कि एडर हो गया आपका, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ये चीज़ें बनाते हैं। फिर ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक सर्किट बनाते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको एक जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक हाउस बनाना है, मतलब घर बनाना है। तो आप यदि हाउस बनाने के लिए यदि आप छोटी छोटी ईंट्स का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन छोटी छोटी ईंट्स की जगह अगर आप बड़े बड़े पत्थर जो यूज़ करोगे, थोड़ी बड़ी ईंट यूज़ करोगे, तो आपका घर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यदि आप इनका यूज़ करोगे, ये बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही लाखों की संख्या में होते हैं। यदि आप इनका यूज़ करके डिजाइनिंग करोगे और उसको सीखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमें क्या है? इनके पहले मॉड्यूल्स बना लिए, तब उनको यूज़ करके हम सर्किट फॉर्म करना सीखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ और पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी पर तो काम करते ही हैं, लेकिन वो हमारी कमांड पर भी काम करते हैं। अब जो हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मान लीजिए जो डिज़ाइन किया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी पर तो चलो काम करेगा, लेकिन हम उसको अब कमांड कैसे देंगे? अब ये चीज़ भी हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2 पर्सन हैं। अब ये 2 पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? कि इन दोनों को कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यदि इन दोनों को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो वे एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे से वो क्या कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इन दोनों को अब आप ये बताइए कि इन दोनों को अब सेम लैंग्वेज आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए या डिफरेंट लैंग्वेज आनी चाहिए? तो क्या है? इन दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। यदि इनको डिफरेंट लैंग्वेज आती होगी तो फिर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इसको हिंदी आती है और इसको इंग्लिश आती है, तो ये इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, ये इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? इन दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तैयार किया है, जैसे मान लीजिए ये, अब हमें क्या है कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कमांड देनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर तो चलो काम कर रहा है, लेकिन इसको हमें कमांड देनी है। तो इसको कमांड देने के लिए कोई ना कोई तो लैंग्वेज होनी चाहिए, या कोई ना कोई तो कोड होने चाहिए, कोई ना कोई तो कमांड्स होनी चाहिए जो ये समझ सके, जो हम इसको प्रोवाइड करें। तो वो सब कुछ कैसे होगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो हमें इतना तो पता है
कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं ये आपके किस पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर। और इलेक्ट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज से। तो इलेक्ट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज। अब वोल्टेज ही इन सिस्टम्स के लिए सब कुछ है, तो हम वोल्टेज के थ्रू ही इनको कमांड देंगे। अब देखते हैं कि वोल्टेज के थ्रू कैसे कमांड दी जाती है। अब आपको ये तो पता होगा कि वोल्टेज की एक से ज़्यादा स्टेट होती हैं, जैसे कि 1 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे 1000 वोल्ट्स की वोल्टेज हो सकती है। अब मान लीजिए हमें अपने सिस्टम पे ए प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जब हमने सिस्टम को 1 वोल्ट दिया तो वो क्या करे, ए प्रिंट कर दे। हमने मान लीजिए सिस्टम को जब 2 वोल्ट दिया तो वो क्या करे, बी प्रिंट कर दे। इसी तरीके से हम वोल्टेज का यूज करते हैं सिस्टम को कमांड देने के लिए। इसी तरीके से हमें पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यदि हम उसको 26 वोल्ट देंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, जेड प्रिंट करेगा। तो इसी तरीके से हम वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमांड्स हो सकती हैं। यदि हम इस तरीके से वोल्टेज का यूज करेंगे तो मान लीजिए हमारे सिस्टम के अंदर हमें मान लीजिए थाउजेंड्स कोई कैरेक्टर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना हो, तो इस तरीके से तो हमें थाउजेंड्स वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब थाउजेंड्स वोल्ट्स के लिए सर्किट डिज़ाइन करना है बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो बनाने वालों ने क्या किया, उन्होंने इसका एक बेहतर स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ वोल्टेज की 2 स्टेट्स का यूज किया, और उन 2 स्टेट्स का यूज करते हुए ही उन्होंने सारे जो लेटर्स हैं या जो भी है उन सबको रिप्रेजेंट किया, जिसको हम आज लो और हाई के नाम से जानते हैं, 0 और 1 के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो 2 स्टेट कोई भी हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेट हम ले लेते हैं 0 वोल्ट से 0.8 वोल्ट, एक स्टेट ये हो गई, और एक 2 वोल्ट से 5 वोल्ट। यदि कोई वोल्टेज 0 वोल्ट से 0.8 वोल्ट्स के बीच में आती है तो उसका मतलब होगा लो, मतलब वो एक स्टेट मानी जाएगी, जिसको हम जर्नली रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। यदि कोई वोल्टेज 2 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में आती है तो उसको एक दूसरी स्टेट माना जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हाई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो और यदि कोई वोल्टेज 0.8 से 2 वोल्ट्स के बीच में आती है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो बनाने वालों ने क्या किया, उन्होंने वोल्टेज की 2 स्टेट्स का यूज किया, और इन 2 स्टेट्स को यूज करते हुए यानी 0 और 1 को यूज करते हुए उन्होंने सारी जो भी रिप्रेजेंटेशन करनी थी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। आने वाली वीडियो में हम 0 और 1 से कैसे हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। जब हम नंबर सिस्टम करेंगे इनके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। तो लेट्स सी और आगे देखते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया, एक डिजिटल सिस्टम, एक एनालॉग सिस्टम। अब देखते हैं डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम क्या होते हैं और इसको क्यों डिवाइड किया गया। अब देखते हैं डिजिटल सिस्टम क्या है। डिजिटल सिस्टम दोज सिस्टम विच वर्क ऑन 2 डिस्क्रीट स्टेट ऑफ वोल्टेज दैट इज़ लो एंड हाई। जैसा कि अभी हमने देखा कि वोल्टेज की जो 2 स्टेट्स होती हैं वही जो 2 स्टेट्स ये डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं। तो डिजिटल सिस्टम क्या हो गए, ऐसे सिस्टम जो वोल्टेज की 2 स्टेट्स का यूज़ करते हैं, लो एंड हाई, उनको क्या कहते हैं हम, डिजिटल सिस्टम। जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, डिजिटल वॉच, डिजिटल कैलकुलेटर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सब क्या है, ये डिजिटल सिस्टम है। ये 0 और 1 का यूज़ करते हैं वोल्टेज की सिर्फ 2 स्टेट्स का। लेकिन कुछ सिस्टम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जो कि 2 वोल्टेज पर काम नहीं करते। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं,
एनालॉग सिस्टम। अब इसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारी दो वोल्टेज की दो स्टेट से काम नहीं चलता, उस कंडीशन के बारे में भी अब देखेंगे। ऐसे कौन कौन से जो सिस्टम है जो कि एनालॉग सिस्टम होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एनालॉग सिस्टम क्या है। दोज सिस्टम विच वर्क ऑन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वोल्टेज, ऐसे सिस्टम जो वोल्टेज की एक स्पेसिफिक रेंज पर काम करें उनको हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिस्टम। जैसे कि आपका ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, ओल्ड रेडियोज़ हो गए, ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब ऐसे सिस्टम, जैसे मान लीजिए आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी हो, तो आप वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, माइक्रोफोन का यूज़ करते हो, जैसा कि ये है। अब ये कैसे काम करता है, आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो चलिए थोड़ा जितनी मुझे नॉलेज पता है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, जो एयर में जो प्रेशर बनता है उसको जो ये माइक्रोफोन होता है ये उसको सेंस करता है, यानी उसके प्रेशर को ये महसूस करता है और उस प्रेशर को क्या करता है, ये वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम जैसे जो भी कुछ बोलते हैं तो ये माइक्रोफोन क्या करेगा, उस जो हमारे बोलने से एयर में जो प्रेशर होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वोल्टेज में। वो वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करेगा, ये माइक्रोफोन। जैसे मान लीजिए इसने क्या किया, जैसे कि हमने कोई वर्ड बोला, उस वर्ड के कारण जो प्रेशर हुआ और उसके कारण जो वोल्टेज बना, मान लीजिए वो 2.5 वोल्ट है। अब ऐसा तो है नहीं हम एक ही वर्ड बोलते हैं, हम तो बहुत तरीके के वर्ड बोलते हैं। और ऐसा भी होता है हम एक ही वर्ड को कई तरीके से बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ए बोलना हो तो कुछ बोल देते हैं ए, कुछ बोलता है ए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अलग अलग जो वॉइस जनरेट होती है, उस वॉइस के कारण क्या होता है, जो प्रेशर में जो एयर के अंदर जो प्रेशर बनता है तो वो भी डिफरेंट होगा। अब उस प्रेशर के कारण जो वोल्टेज जो ये महसूस करेगा माइक्रोफोन, तो वो भी डिफरेंट वोल्टेज होगी, तो वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि 2.5 हो गया, मान लीजिए 3.3 हो गया, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर इसके कारण क्या हुआ, ये बहुत सारी वोल्टेज हुई। तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो बहुत सारी वोल्टेजेस पर काम कर सके। तो इसी तरीके से जो माइक्रोफोन है आपका एनालॉग सिस्टम है, जो कि एक स्पेसिफिक रेंज पर काम करता है। इसके लिए भी कोई ना कोई रेंज सेट की होगी कि भाई ये जो आपका माइक्रोफोन है इस फ्रीक्वेंसी से एक फ्रीक्वेंसी तक जो साउंड है उनको सुन सकता है और उनको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। आई होप आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी इसके बारे में। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको एनालॉग सिस्टम समझ में आ गया होगा क्या होते हैं एनालॉग सिस्टम। अब जनरली हमें जो हमें इसमें काम करना होता है डिजिटल लॉजिक के अंदर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम डिज़ाइनिंग देखते हैं। तो और डिज़ाइनिंग भी किसकी देखते हैं, हम सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डिज़ाइनिंग नहीं, हम जो डिजिटल सिस्टम होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग देखते हैं। तो हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया कि जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइडेड किया। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बड़ा सिस्टम बनाना हो, तो एक बड़ा सिस्टम बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, पहले आप एक मॉड्यूल बनाएं छोटा, फिर एक मॉड्यूल बनाएं, फिर उनको बना के आप एक पूरा मॉड्यूल बनाएं, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। इसी तरीके से हमने डिज़ाइनिंग जो प्रोसेस है उनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इसमें पहला स्टेज आती है आपकी लॉजिक डिज़ाइन। अब लॉजिक डिज़ाइन में हम क्या देखते हैं, जो हमारे जो लॉजिक कंपोनेंट्स थे, जो कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर से मिलाकर जो कंपोनेंट्स बने थे वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि वे कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि एडर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सर्किट डिज़ाइन। अब जो लॉजिक कंपोनेंट्स बने, अब उनको मिलाकर हमें क्या बनाना है, एक सर्किट बनाना है। और सर्किट से क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। तो अब इन लॉजिक कंपोनेंट्स को मिलाकर कैसे सर्किट बनता है, तो हम सर्किट डिज़ाइन के अंदर देखते हैं। अगला है आपका सिस्टम डिज़ाइन। अब जो आपका सर्किट बन गया, उसके बाद सिस्टम की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, जो इनपुट आउटपुट हैं उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम सिस्टम डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है उनको 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको सब कुछ आइडिया क्लियर होता चला जाएगा
कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो आई होप आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आने वाली वीडियो में हम और डिटेल में देखेंगे हर चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे हम कि ये एंड गेट, नॉट गेट कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू।